अस्सलामुअलैकुम। किस्सा कहानी में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। पेश खिदमत है आली पर क्या गुजरी। तहरीर है अजीज असरी की। किस्त नंबर 12, वापसी। आज पहला दिन था कि रफ़ीक वक्त पर स्कूल नहीं पहुंचा था, लेकिन इस वक्त उसे स्कूल का होश ही कहाँ था। वो दरवाजे से कुछ दूर आबिद के पास खड़ा था। आबिद ने उसे बताया कि आली को एक शख्स खरीद कर अहाते में लाया। वहां मैं भी था। एक रात मैं, आली और लोटा वहां से भाग निकले। इसके बाद जो कुछ हुआ वो सब आबिद ने रफ़ीक को बता दिया। फिर बोला, ऐनक वाला आली को लेकर चला गया तो मैं आली की तलाश में शहर पहुंचा। वहां से मुझे एक फकीर बेहोश करके ले गया। फिर उसने मेरा बाजू तोड़ दिया। बाजू तोड़ दिया? रफ़ीक ये कहकर उसके कटे हुए आधे बाजू को देखने लगा। हाँ, आबिद बोला। उसने मुझे भीख मांगने पर मजबूर किया। वहां और फकीर भी थे। वो कहते थे कि हर रोज 10 रुपए लाकर दो। जब पैसे कम मिलते तो वो मुझे मारते थे, रात भर मारते और सारा दिन भूखा रखते। मैंने कई दिन भागने की कोशिश की, लेकिन वो ताड़ जाते और फिर मुझे और मारते थे। आली भी वही था? रफ़ीक ने पूछा। वो आली के लिए बहुत बेकरार था। आली वहां नहीं था, आबिद बोला। वहां और कई लड़के थे, छोटे छोटे। किसी लड़के के उन्होंने हाथ मरोड़ दिए, किसी के हाथ और पांव दोनों, और किसी की तो आंखें। उफ उफ, रफ़ीक बोला। खैर, दफा करो इन बातों को। आबिद बोला। आखिर मैं वहां से भागने में कामयाब हो गया। आली भाई ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। मुझे उनके घर का पता मालूम नहीं था। तुम्हारा घर भी नहीं जानता था, इसलिए यहां आकर पूछा। दुकान वालों ने तुम्हारी शक्लो सूरत बताई, इसलिए मैंने तुम्हें पहचान लिया। अब आओ, आली के घर चले। रफ़ीक फौरन भागा भागा हेडमास्टर साहब के पास गया। उन्हें सारी बात बताई। हेडमास्टर साहब बोले, कहाँ है वो लड़का? उसे मेरे पास क्यों नहीं लाए? रफ़ीक ने जवाब दिया, वो नहीं आता जनाब। कहता है मेरे कपड़े फटे हुए हैं, फ़कीर बना हुआ हूँ, इस हालत में स्कूल नहीं जाऊंगा। अच्छा, तो ये बात है, हेडमास्टर साहब ने कहा, और वो खुद बाहर आकर आबिद से मिले। आबिद ने उन्हें भी सब कुछ बता दिया। हेडमास्टर साहब ने रफ़ीक से कहा कि फौरन आबिद के साथ आली के घर जाए, ताकि आली के माँ बाप को इत्मीनान हो कि उनका बेटा जिंदा है। अपने बेटे के मुतालिक सुनकर जो खुशी आली की माँ को हुई, उसे लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। आली के अब्बा भी उस वक्त घर पर ही थे। उन्होंने आबिद का बहुत शुक्रिया अदा किया। आली की माँ ने जब सुना कि उनके बेटे पर कितनी मुसीबतें पड़ी हैं, तो वो फूट फूट कर रो दी। लेकिन उन्होंने आबिद को भी बहुत प्यार किया। आली के अब्बा ने आबिद से कहा, आओ बेटा मेरे साथ, थाने चलकर खबर कर दे। लेकिन आली की अम्मी ने उन्हें मना कर दिया। उन्होंने कहा, आप बाद में थाने में खबर करना, बेचारा ना जाने कब से भूखा है। ये कहकर आली की अम्मी ने फौरन पराठे पकाकर आबिद को दही के साथ खाने को दिए। आबिद को वाकई बहुत भूख लगी थी। वो फौरन खाने लगा। आली की अम्मी आबिद को देखती रही। वो सोच रही थी, मेरा बेटा भी आबिद की तरह भूखा होगा। ये तो मालूम हो गया कि वो जिंदा है, लेकिन लारियों के अड्डे पर जो शख्स उसे मिला था, मालूम नहीं वो उसे कहाँ ले गया है। खुदा ना करे कोई ऐसा शख्स उसे मिल जाए जो मेरे बेटे के हाथ या पाँव। ये सोचकर आली की अम्मी कांप उठी। रफ़ीक बहुत खुश था। उसने आबिद से कहा, आज आप हमारे पास रहें, मैं अब स्कूल जाता हूँ, वहां से छुट्टी लेकर जल्द वापस आ जाऊंगा। आली की अम्मी बोली, इसकी माँ बेचारी भी मेरी तरह तड़पती होगी। वो जब बेटे को इस हालत में देखेगी तो उसका क्या हाल होगा। लेकिन बेटा, तुम मेरे आली के आने तक यहीं रहो। हम आज ही तुम्हारे घर खत लिख देंगे। नहीं, मेरे घर खत लिखने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही चला जाऊंगा। आबिद को उस वक्त अपनी अम्मी की याद सताने लगी। उसने सोचा कि मैंने अपने अब्बा की मार के डर से अपनी अम्मी, बड़े भाई और छोटी बहनों को छोड़ा हुआ है। वो लोग मुझे कितना याद करते होंगे। आली के अब्बा अखबारों में नया इश्तिहार छपवाने के लिए शहर चले गए। रफ़ीक स्कूल से छुट्टी लेने चला गया और आली की अम्मी ने आली का धुला हुआ कमीज और शलवार निकाल कर आबिद को दी। उसको नहाने के लिए पानी भी रख दिया। आबिद बहुत थका हुआ था। नहाकर कपड़े बदले और सो गया। 2 रोज के बाद सुबह के वक्त आली बाबू के लिए चाय लेकर आया तो बाबू पहले से उसका इंतजार कर रहा था। वो बोला, आज तो बहुत देर से आए हामिद साहब। जी नहीं, अभी तो 7 ही बजे हैं, आली ने जवाब दिया। अच्छा, बैठो।
आली कुर्सी पर बैठकर चाय बनाने लगा। अब बाबू हर रोज उसे अपने साथ चाय पिलाता और खाना खिलाता था। आली चाय बना चुका तो बाबू उसके सामने कुर्सी पर बैठकर बोला, हामिद मियाँ, तुमने उस दिन अपने मुतालिक और तो सब कुछ बता दिया था, लेकिन एक बात नहीं बताई थी। कौन सी बात? आली ने पूछा। बाबू चाय की प्याली में चमचा हिलाते हुए बोला, उस दिन जब तुम गाड़ी में मिले थे तो एक दुबला पतला सा आदमी भी तुम्हारे साथ डब्बे में सवार हुआ था। उसने अचकन और स्याह टोपी पहन रखी थी। उसकी आंखों पर ऐनक भी थी और हाथ में थैला था। वो कौन था? जी वो दवाई बेचता था, आली ने जवाब दिया। बाबू ने आली की तरफ बिस्किट बढ़ाते हुए कहा, लो बिस्किट तो खाओ ना। मैं तो खा रहा हूं, आली बोला। आप खुद तो खाते नहीं, मुझे ही खिला देते हैं। बाबू कुछ सोच रहा था। वो बोला, हमारे सामने तो उस आदमी ने दवाएं नहीं बेची थी, लेकिन खैर तुम तो जानते हो ना कि वो दवाएं बेचता था। फिर वो कहाँ चला गया? वो भाग गया जी, आली ने फौरन जवाब दिया। क्या नाम था उसका? बाबू ने पूछा। उसका नाम था क्या समझे? ये कहकर आली खिलखिलाकर हंसा और देर तक हंसता रहा। बाबू भी हंसने लगा, फिर बोला, क्या समझे तो उसका नाम नहीं होगा ना। उसने अपना नाम बदल लिया होगा और अपने नाम के साथ तुम्हारा नाम भी बदल दिया होगा। ये सुनकर आली घबरा गया। बाबू ने आली का हाथ अपने हाथ में लेकर प्यार से कहा, और इस तरह तुम आली से हामिद बन गए। आली उठने लगा, लेकिन बाबू ने उसका हाथ पकड़ रखा था। उसने आली को दोबारा बिठा दिया, साथ ही बिस्तर पर पड़ा हुआ अखबार उठाकर आली के सामने रख दिया। उसमें फिर आली का फोटो छपा था और लिखा था कि आज से 14-15 रोज पहले आली कायमाबाद में लारियों के अड्डे पर एक शख्स के साथ देखा गया है। उस शख्स ने मैली सी शेरवानी और स्याह टोपी पहन रखी थी। उसकी आंखों पर ऐनक थी और हाथ में थैला। वो शख्स 2 बजे के करीब आली को साथ लेकर लारी में बैठा था। आली ने तमाम इश्तिहार पढ़ा। नीचे ये भी लिखा हुआ था कि जो शख्स आली का ठीक ठीक पता बताएगा या उसे घर पहुंचाएगा, उसे 300 रुपया इनाम दिया जाएगा। तुम्हारे माँ बाप की कितनी बुरी हालत होगी और यहाँ तुम यतीम बने फिरते हो। बाबू की ये बात सुनकर आली फूट फूट कर रोने लगा। बाबू ने उसे चुप कराया, उसे तसल्ली दी। फिर वो एकदम दुखी हो गया, कहने लगा, मैं तो समझता था कि मुझे बेटा मिल गया है, लेकिन शायद कुदरत को ये मंजूर नहीं। मैं कल सुबह ही तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के पास पहुंचा दूंगा। मैं वहां नहीं जाऊंगा, आली बोला। मैं अम्मी के लिए दवा लेने निकला था। अब घर जाऊंगा तो मेरे अब्बा मुझे मारेंगे। नहीं मारेंगे बेटा, बाबू ने कहा। वो तो इस कदर परेशान हैं। अगर वो खफा होते तो तुम्हें ढूंढने के लिए आए दिन इश्तिहार क्यों देते? ये बात आली की समझ में आ गई। वो बोला, मैंने अपने दोस्त आबिद से कहा था कि उसे अपने साथ लेकर चलूंगा, लेकिन अब वो मालूम नहीं कहाँ है। बाबू कुर्सी से उठते हुए बोला, हम उसे भी ढूंढ लेंगे, आओ होटल चलें। बाबू आली को साथ लेकर होटल आया और पहलवान को अखबार में छपा हुआ आली का फोटो दिखाया। पहलवान बोला, ये क्या गड़बड़ है बाबूजी? बाबू ने कहा, तुमने इसे यहाँ रख लिया है। ये तो बड़े अच्छे खानदान का लड़का है। हर जगह पुलिस इसे तलाश कर रही है। पुलिस का सुनकर भारी भरकम पहलवान थर थर कांपने लगा। बोला, बादशाह, मुझे क्या पता था? मैं तो समझा था ये भी कोई आवारा लड़का है। उसने जोर से पुकारा, ओ हामिद साहब, मुझे तो तुमने बताया ही नहीं यार। ये कहते हुए उसने गद्दी के नीचे हाथ मारकर 10 रुपए का नोट निकाला और आली को देते हुए बोला, हेलो जी, अपनी तनख्वाह पकड़ो। आली ने कहा, अभी तो मेरा महीना पूरा नहीं हुआ। हो गया जी, हो गया। अच्छा, मेरा कसूर माफ कर देना, पहलवान ने कहा। फिर वो बाबू से बोला, बाबूजी, इसको जल्दी से घर भेज दें। इसके बाप को लिख देना मेरा कोई कसूर नहीं, ये खुद ही नौकरी करने आया। बाबू आली को एक बड़ी सी दुकान पर ले गया। वहां सिले सिलाए कपड़े मिलते थे। बाबू ने उसे एक खूबसूरत कमीज और पतलून ले दी। आली कस्बे का रहने वाला था। उसने कभी पतलून नहीं पहनी थी, इसलिए पतलून पहनते वक्त बहुत शर्माया। जब दुकानदार उसे बड़े आईने के पास ले गया तो वो अपनी सज धज देखकर बहुत ही खुश हुआ। बाबू भी उसे नए खूबसूरत कपड़ों में देखकर खुश था। फिर उसने आली को स्याह रंग के बूट भी ले दिए। आली की जेब में पहलवान के दिए हुए रुपए पड़े हुए थे। उसने रास्ते में कई बार बाबू को अपने 10 रुपए दिए, लेकिन बाबू ने नहीं लिए।
रात को 12:15 बजे बाबू और आली गाड़ी में सवार हुए और सुबह 6 बजे कस्बे पहुंच गए। आली अपने घर के पास पहुंचा तो शर्मा गया। वो एक दीवार के पीछे छुपकर खड़ा हो गया। बाबू ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से आबिद निकला। बाबू ने पूछा, शमसुद्दीन साहब का मकान यही है? जी हाँ, आबिद ने जवाब दिया। आप कहाँ से आए हैं? ये मैं बाद में बताऊंगा, पहले तुम बताओ कि तुम शमसुद्दीन साहब के क्या लगते हो? मैं उनके बेटे का दोस्त हूं, मेरा नाम आबिद है। तुम आबिद हो? बाबू ने कहा। बाबू आली से तमाम वाकयात सुन चुका था। उसने आबिद से पूछा, कहो, आली का कोई पता चला? अभी तक तो नहीं, आबिद बोला। मैं अगर आली का पता बता दूं तो क्या इनाम दोगे? बाबू ने मुस्कुरा कर पूछा। आबिद ने झट जवाब दिया, 300 रुपए आली के अब्बाजान आपको देंगे। बाबू हंसने लगा और बोला, आओ मेरे साथ। कहाँ? आबिद हैरान होकर बोला, आली तुम्हें बुला रहा है। कहाँ? यहीं इसी जगह। और इससे पहले कि आबिद कुछ कहता, आली दीवार के पीछे से निकल आया। आबिद बेतहाशा उससे लिपट गया, फिर एकदम अंदर दौड़ा। खालाजान, खालाजान, आली आ गया, आली आ गया। आली की माँ जाए नमाज पर बैठी बेटे के लिए रो रो कर दुआएं मांग रही थी। वो नंगे पैर बाहर भागी और अपने बेटे से लिपट गईं। वो बेटे को गले से लगाकर इस जोर से रोईं कि गली में रहने वाले अपने अपने घरों से निकल आए। आली के अब्बा मस्जिद में थे। आबिद उन्हें बताकर रफीक के घर पहुंचा। रफीक आबिद के साथ ही आ गया। रफीक आली को नए कपड़ों में देखकर पहले कुछ झिझका, फिर उससे बगलगीर हो गया। आली के अब्बा और अम्मी ने बाबू का बेहद शुक्रिया अदा किया। आली ने बताया कि उसे कपड़े और बूट भी बाबू ने लेकर दिए हैं। आली के अब्बा अंदर गए और 100 रुपए के 3 नोट लाकर बाबू की जेब में डाल दिए और बोले, हम आपका एहसान उम्र भर नहीं भूल सकेंगे। बाबू ने अपनी जेब से नोट निकाले। वो कुछ बोलने लगा लेकिन उसकी आवाज भर्रा गई। उसने बड़ी मुश्किल से इतना कहा, भाईजान, मैं अपनी मोहब्बत बेचने नहीं आया। मुझे आली को आपके पास देखकर जो खुशी हासिल हुई है वही मेरा इनाम है। खुदा के लिए मुझसे ये खुशी ना छीनिए। उसने नोट आली के अब्बा को वापस दे दिए और आबिद से कहने लगा, आओ बेटा, अब तुम्हारे घर चलें। आली के अब्बा ने उन्हें बताया, इसके अब्बा को रात तार दे दिया था, अब वो आते ही होंगे। बाबू ने आबिद और आली से कहा, भाई अब कभी भागने की कोशिश ना करना। घर से बाहर हर जगह ऐसे जालिम फिरते हैं बेटा, जो माँ की ममता, बाप की मोहब्बत और बच्चों की जिंदगी तक लूट लेते हैं। बाबू वापस जाने लगा तो आली ने उसका हाथ पकड़ लिया। आप ना जाए ना, आप हमारे पास रहें। मैं फिर आऊँगा बेटे, मैं तुमसे मिलने आता रहूँगा। अभी मुझे बहुत से काम करने हैं। आप क्या काम करते हैं? आली के अब्बा ने पूछा। मैं कहानियाँ लिखता हूँ। अब मुझे आली और उसके दोस्त की कहानी लिखनी है। क्या नाम होगा इस कहानी का? रफीक ने जल्दी से पूछा। आली पर क्या गुजरी, बाबू ने जवाब दिया। फिर वो आली की अम्मी से बोला, अच्छा बहन जी, आपको आली मुबारक हो। खुदा करे उन सब माओं के कलेजे भी ठंडे हों जिनके हंसते खेलते हुए लाल उनसे छिन गए। खुदा हाफिज। यहाँ इख्तिताम होता है इस कहानी का। अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।